Lebanon is a country of extreme geographical and historical uniqueness. इसको लैंड ऑफ द सिडास भी कहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल डिस्टिंक्शन है, जिसकी वजह से ये बाकी देशों से बिल्कुल अलग दिखता है। चाहे इसके जो बहुत पुराने जंगल हैं, एंशिएंट फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से इसको लैंड ऑफ सिडास कहते हैं। ये एक मिडिल ईस्टर्न नेशन है जिसमें लिटरली आप जो है स्की कर सकते हैं माउंटेन में। डेजर्ट के बीच में ये बिल्कुल अजूबा सा है। एंड स्विम इन द मेडिटेरेनियन सी ऑल्सो इन द सेम डे। इसको आधिकारिक रूप से अगर देखें ऑफिशियली इसको लेबनानी गणराज्य कहा जाता है, जो पश्चिमी एशिया के लेवांत क्षेत्र में भूमध्य सागर के मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी तट पर स्थित है। बहुत ही छोटा सा देश है ये, लेकिन ऐतिहासिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 10,000 से लेकर 10,452 वर्ग किलोमीटर है। और अपने प्राचीन इतिहास की वजह से या सांस्कृतिक विविधताओं की वजह से, ऊंचे पहाड़ और जो यहाँ का जियो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, इन सब के लिए लेबनान जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना रहता है। अब इसके इतिहास को अगर हम देखें हिस्ट्री, तो प्राचीन काल से ही जो है लेबनान सभ्यता का पालना रहा है। इसको फोनिशियन ने यहाँ 3000 ईसा पूर्व में जो है यहाँ राज किया था, और यहाँ पे टार, सिदोन और बेबलोस जैसे बहुत सारे फेमस पोर्ट, उन्होंने पोर्ट सिटीज़ बनाए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विदेशियों का भी शासन रहा, कभी असीरियन के साथ, तो कभी बेबीलोनियन के साथ, कभी पर्शियन, और बल्कि ग्रीक भी यहाँ पे आए, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो भी लेबनान में रहे। और रोमन साम्राज्य भी काफ़ी दिनों तक लेबनान पर अधिकार किए रहा। रोमन की जो विरासत इनको मिली है, इसको इसलिए लेबनान को रोम ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रोमन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इस्लामिक और ऑटोमन काल भी है, जिसमें इस्लाम आया 7वीं शताब्दी में, अरब खिलाफत के तहत आया, और खलीफत मोमेंट बोलते हैं उसको। और 16वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध तक अगर देखें तो ऑटोमन साम्राज्य भी यहाँ पे स्थापित रहा था। अब जो इसकी स्वतंत्रता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये पहले तो फ्रांस के अंदर रहा मैंडेट था, और उसके बाद 22 नवंबर 1943 को लेबनान जो है वो स्वतंत्र हो गया। मतलब अगर हम भारत से कंपेयर करें तो 2 साल पहले ही स्वतंत्र हो गया। हालांकि उसके बाद अगर हम देखें 1975 से 1990 तक का एक लंबा कोल्ड वॉर की वजह से विनाशकारी गृह युद्ध था। यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, और आपस में अंदर देश के अंदर जो है काफ़ी जातीय संघर्ष शुरू रहा। 2006 में अगर देखें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो संघर्ष है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियन शरणार्थी लेबनान में आते रहे, और इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी यहाँ पर बनी रही है। और चूँकि इसकी जो जियो पॉलिटिकल जो लोकेशन है जोग्राफिकल, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे है, इसलिए इसका जियो पॉलिटिक्स जो है वो भी हमेशा जो है चर्चा में रहता है। लेबनान की अगर संरचना देखें हम जियोलॉजिकल, तो जुरासिक और क्रेटासिस पीरियड में जो है सैंड के लाइमस्टोन चट्टानों से ही बना हुआ है। इस देश की जो वर्तमान स्थलाकृति है, डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, जो मृत सागर है उसके ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की गतिविधियों की वजह से बना है। यहाँ लगभग 67% जो एरिया है वो कार्स्ट स्थलाकृति है, जैसे कि मैंने बताया लाइमस्टोन चूना पत्थर का जो डिपोजिशन हुआ है और डिग्रेडेशन हुआ है, अपरदन हुआ है, उसके सेडिमेंट से बना हुआ है। तो ज्योग्राफी और लैंडफॉर्म जो है वो भी इसको डिस्टिंक्ट बनाता है। 4 तरह से हम बांट सकते हैं इसको भौगोलिक क्षेत्रों में। एक तो इसका कोस्टल पार्ट है, और जो भूमध्य सागर के किनारे एक संकीर्ण पट्टी है जहाँ बेरूत और त्रिपोली जैसे सिटीज़ हैं। उसके बाद जो है लेबनान में माउंटेन भी है, तो समुद्र के समानांतर जो पैरेलल चलने वाली एक ऊँची श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी जो है उसका नाम है कुरत अस सौदा, जिसको 3088 मीटर जो है वो हाइट है। तो एक तरफ से समंदर है, पैरेलल लाइंस में जो है समंदर तटीय मैदान है, कोस्टल एरिया है, और उसके बाद माउंटेन है, और वो माउंटेन भी 3088 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पे जो है वो देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, तो बहुत ही फेमस है ये, इसीलिए इसको सेडार भी कहते हैं, लैंड ऑफ सेडार्स। बेका घाटी जो है वो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की एक उपजाऊ घाटी है। तो कई तरह की जो है लैंड देखने को मिल जा रहा है लैंडफॉर्म। एक कोस्टल एरिया है, फिर माउंटेन है, फिर माउंटेन के बीच में घाटियाँ हैं, और ये जो घाटी है वो एग्रीकल्चर लैंड है। और एक एंटी लेबनान पर्वत श्रृंखला जो है वो सीरिया के साथ जो है इनकी सीमा जो है उसको बनाता है। अगर हम यहाँ की नदियों को देखते हैं
तो लिटानी रिवर है जो लेबनान की सबसे लंबी नदी है, 140 से 145 किलोमीटर, और ये मेन रिवर है जो कि बेका घाटी में बहती है और मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिल जाती है। और भी नदियाँ यहाँ बसरी, अवाली और हसवानी। इस तरह से लेबनान में प्राकृतिक संसाधन भी जो है वो भरपूर है। रिसोर्सेज जो है यहाँ पे चूना पत्थर जो लाइमस्टोन यहाँ का मुख्य भूभाग को कंस्ट्रक्ट करता है, और इसके अलावा जो है लौह अयस्क और सॉल्ट पाया जाता है। पानी भी काफ़ी है जो कि समंदर के किनारे है। तो मिडिल ईस्ट की जो अन्य कंट्री हैं, जो अन्य देश हैं, उनकी अपेक्षा जो है, क्योंकि बाकी कंट्री जो है वो डेजर्ट है और मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ होने की वजह से यहाँ पे पानी भी है और पर्वत भी है। तो यहाँ बहुत ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ की ज्योग्राफी की, और इस वजह से इसका रिसोर्स बेस भी बढ़िया है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो यहाँ बैंकिंग और पर्यटन जो है बहुत पहले से डेवलप है, और इसको ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता था। और अभी भी जो है टूरिज़्म जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को पार्ट बनता है। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो लेबनान की अर्थव्यवस्था जो है 2019 से बहुत ही मल्टी डायमेंशनल एक क्राइसिस से गुजर रही है, जिसमें बैंकिंग जो है कम्प्लीटली साफ़ हो चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो भी 90% से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और इसकी वजह जो है वो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है इनकी सर्विस सेक्टर बेस्ड थी, पर्यटन और बैंकिंग पर, और जो सिविल वॉर है उसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और अब जो है वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहा है, और गरीबी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। अगर हम 2024 की बात करें तो 7% जो है लगभग इनका जीडीपी नीचे गिर गया सिविल वॉर के कारण, और ये संघर्ष चल रहा है। लेबनान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं यही थी कि वर्तमान में 2019 से जो आर्थिक संकट शुरू हुआ वो ख़त्म नहीं हुआ। बैंकिंग सिस्टम जो इनकी बहुत ही प्राचीन व्यवस्था थी वो हटाई गई, और जो लोकल करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी गिर गया। इसकी वजह से ये जो है एक नकदी अर्थव्यवस्था बन गई है, और पारंपरिक अर्थव्यवस्था चूँकि इनकी सर्विस बेस्ड थी वो ख़त्म हो गई है। कृषि और विनिर्माण जो है वो भी यहाँ का पार्ट है यहाँ की इकोनॉमी का, लेकिन उसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, सीमेंट है और टेक्सटाइल है। जीडीपी नीचे गिरती आ रही है 2018 के बाद से, और 2024 तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा 38% से ज़्यादा गिर गई। 2024 में जो क्षेत्रीय अस्थिरता हुई उसकी वजह से 7.1% कम हो गया। डेब्ट बहुत ज़्यादा है लेबनान के ऊपर, बाहरी कर्जे 2016 में जीडीपी का 161.5% था, और अब जो है ये बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अगर हम लेबनान की स्थिति देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जो कन्फेशनलिज्म है उस पर आधारित यहाँ की पॉलिटिक्स है, और धर्म के आधार पर जो है वो पॉलिटिकल पावर जो है वो बटे हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति यहाँ के ईसाई हैं, प्रधानमंत्री जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं, स्पीकर जो है वो शिया मुसलमान हैं, और ईरान से समर्थित जो है हिजबुल्लाह जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इजराइल के साथ जो सीमा विवाद है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब मिलके यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अगर हम भारत के साथ इसके संबंधों की बात करें तो इंडिया और लेबनान के बीच कुल मिलाकर रिलेशन जो है हमेशा मैत्रीपूर्ण रहा है। भारत ने लेबनान को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है। 2020 में बेरूत में जो हुए थे धमाके जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, उसके बाद भारत ने इनको 58 मीट्रिक टन जो है वो मेडिसिन्स और फूड पैकेट्स वगैरह भेजे थे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरिम बल यूनिफिल के माध्यम से लेबनान में पीस कीपिंग फोर्सेस दिए हुए हैं, शांति स्थापना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है, और लेबनान में जयपुर फूड जैसे कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविरों के माध्यम से भी भारत ने जो है मानवीय मदद की है। तो ये रहा लेबनान के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।